नमस्कार, मैं सुयश त्रिपाठी और स्वागत है आपका नगर निकाय चुनाव के सद्भावना आवाज के इस विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है निकरी निकाय। 1887 में नगर पालिका परिषद बलरामपुर अस्तित्व में आया। इसी अस्तित्व को निखारने, संवारने और इसकी सेवा के क्रम में कई सारे अध्यक्ष और सभासद इस पद पर आसीन रहे। 2023 का नगर निकाय चुनाव जिसका बिगुल बज चुका है, लोकतंत्र के इस पर्व का शंखनाद हुआ। सारी राजनीतिक पार्टियां और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले अपना ध्वज लेकर अपने वादों दावों को साबित करने की होड़ में जनता के बीच निकल गए। बलरामपुर के इतिहास में पहली बार नगर निकाय चुनाव का कवरेज करने के लिए हमारी सद्भावना आवाज की टीम ग्राउंड पर पहुंची। हमने जनप्रतिनिधियों से भी उनके राय, उनके दावे और उनके वादों को जाना। हमने निवर्तमान सभासद प्रत्याशियों से भी जाना कि उन्होंने अपने वार्डों में क्या कार्य करवाए। इसी के साथ साथ हमने निवर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि से भी जाना कि उनके द्वारा नगर पालिका परिषद बलरामपुर, जो कि अब आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर है, उसके लिए क्या कुछ कार्य करवाए गए। जो मूलभूत सुविधाएं थी जो जनता तक पहुंचानी थी, क्या उन्होंने उसको जनता तक पहुंचाया। इसी के साथ साथ और इसी के क्रम में हमने बलरामपुर से जितने भी प्रत्याशी अध्यक्ष पद या सभासद पद के लिए खड़े हो रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उनकी भी राय जानी और घोषणा पत्र उनके सुने। इसके साथ साथ हमने उनसे यह भी जाना कि यदि बलरामपुर की जनता उनको अध्यक्ष पद या फिर सभासद पद पर आसीन करवाती है, अपना वोट देकर उनको नगर पालिका परिषद बलरामपुर में पहुंचाती है, तो उनके द्वारा बलरामपुर के लिए क्या कुछ कार्य कराए जाएंगे। क्योंकि बलरामपुर एक ऐसा नगर रहा है जो कि आदर्श नगर पालिका परिषद बन चुका है, लेकिन किसी भी नजरिए से ये आदर्श नहीं दिखता है। ये एक कस्बा, एक छोटा शहर भी कहना इसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बलरामपुर की जनता के साथ आज तक हर जनप्रतिनिधि ने केवल उपेक्षा का काम किया है। यहाँ की जनता को इनका हक, इनकी मूलभूत सुविधाएं दिलाने में अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि खरा नहीं साबित हुआ है। इसकी क्या वजह रही, यही जानने के लिए हम लोग ग्राउंड पर पहुंचे और सभी के दावों, वादों, बयानों और आंकड़ों की मदद से हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं हमारा ये विशेष विश्लेषण, जिसका सिर्फ यह मकसद है कि इन सब को मद्देनजर रखते हुए आप 4 मई 2023 को घर से बाहर निकलें, अपना बहुमूल्य वोट ऐसे इंसान को दें जो आपका प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता हो, आपकी बातों को, आपकी मूलभूत सुविधाओं का जो झंडा धारक बने और आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम का एक अवधि टच भी है, जिसमें हमने आम जनता से अपील किया है कि होई हल्ला गली मोहल्ला, डारे वोट न टारे बहल्ला। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे भी अपील एक बार पुनः करना चाहेंगे कि भैया और बहनी सभी घर से बाहर निकलो और जो पिछली बाजी 54% के करीब वोट परसेंट रहा वो आपसे बढ़ायो, ताकि आप जेका चुनो तो आपके कामे आ सके। हमारे बलरामपुर का, आपके बलरामपुर का आदर्श बलरामपुर बनावे माँ अथक प्रयास कर पावे और हमारे सबके जितना समस्या है वो के निराकरण हो पावे। तो यही क्रम में आपो देखो कि बलरामपुर से अपसी के निकरी निकाय। सबसे पहले डालते हैं नजर निवर्तमान अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि पर कि जनता इनके बारे में क्या राय रखती है और ये जनता के सवालों पर क्या जवाब देते हैं। इनके द्वारा कराए गए कार्य क्या सच में इनके थे या भाजपा के। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जो सड़कों का निर्माण हुआ वो डूडा के थ्रू हुआ, वो आपके नगर पालिका के कार्यकाल में नहीं किया गया। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये गलत आरोप है। डूडा ने कुछ रोडें बनाई है, वो डूडा की रोडें अलग हैं। जितने शहर में हार्डमिक सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जितने इंटरलॉकिंग लगी हुई है, आप हॉस्पिटल चौराहे से सिटी पैलेस तक ले लीजिए, आप डॉक्टर मजीद मोड़ से बलुआ होते हुए नहरबालागंज तक ले लीजिए, डॉक्टर मजीद मोड़ अंधियारी बाग कब्रस्तान की रोड ले लीजिए, क्योंकि वो अंधियारी बाग कब्रस्तान की रोड, उस पर 4 शमशान बने हुए हैं। एक तो अंधियारी बाग कब्रस्तान के सामने जो है वाल्मीकि समाज का कब्रस्तान है, उसके आगे आप बढ़ेंगे तो पंडा समाज का शमशान है, और उससे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको घसियारा समाज का शमशान मिलेगा, और पंडा समाज और वाल्मीकि समाज के
शमशान को जीर्णोद्धार कराकर उनकी छारदीवाली बाउंड्री वाल कराकर उनको पूरी तरह सुसज्जित किया गया है। इस तरह से आप सेखुआ परमेश्वरी से आप जहाँ बड़े पुल चले जाइए, बड़े पुल से देवी दयाल तिराहा आ जाइए, देवी दयाल तिराहे से गर्ल्स कॉलेज पे आ जाइए, गर्ल्स कॉलेज से आप चौक चले जाइए, चौक से आप बड़े पुल की तरफ चले जाइए। आप चूड़ी मार्केट का आप देख लीजिए, चूड़ी मार्केट से उद सिटी पैलेस तक की रोड, कितनी रोडों के हमने तो अपने घोषणा पत्र में 50 प्रमुख जो काम थे, वो तो 50 कामों का तो मैंने अपने घोषणा पत्र में उसमें दे रखा है, काम काम के उसमें लिस्ट। जनता का कहना है कि इनकी भाजपा से ज्यादा नजदीकी है। में जितने भी शासन प्रशासन या सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें आपकी उपस्थिति हमेशा रहती है। बलरामपुर की जनता ने ये देखा है कि कहीं भी आपको बुलाया गया हो आप जरूर पहुंचते हैं। इसी तरीके से बलरामपुर के लोगों के बीच में एक बातें भी चलती है कि आप बसपा से हैं, लेकिन भाजपा के भी किसी भी प्रोग्राम में आप पहुंचते जरूर हैं अगर आपको बुलाया जाता है। तो आपकी नजदीकी की भी बात चलती है भाजपा से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो कहने की बातें हैं भाई। जैसे हम एक चुनाव, एक ये बात है कि एक पार्टी से हम चुनाव लड़े, लेकिन जब चुनाव जीत गए, चुनाव निर्वाचित हो गए, तो बलरामपुर की जनता ने हमको चुनाव जिताया। तो हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हो गए। सबका मैं चेयरमैन बना, सबका मैं प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आया आपको। सभी धर्मों का सम्मान करता हुआ मैं आपको नजर आया। जहां हमने कब्रिस्तानों का काम किया, वहीं हमने मंदिरों का भी काम किया है। चाहे वो हनुमान मंदिर चौराहे वाला ले लीजिए, चाहे रानी तालाब का हनुमान मंदिर ले लीजिए, और भी ऐसे तमाम जगह हमने काम किए हैं। तो जब हम एक पद पे बैठ गए, तो अब हम किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक समाज के नहीं रह गए। ये मेरी अपनी सोच है। इसी तरह जब एक पार्टी से मैं चुना गया, तो वो चाहे बीजेपी का कार्यक्रम हो, चाहे समाजवादी का कार्यक्रम हो, अगर वो सम्मान मुझे आमंत्रित करते हैं, अगर मेरी जरूरत वो महसूस करते हैं और मुझे बुलाते हैं, तो मैं निसंकोच वहां जाता हूँ। इसमें कोई भेदभाव मैं नहीं रखता हूँ। चाहे वो बीजेपी का कार्यक्रम हो, चाहे समाजवादी का कार्यक्रम हो, चाहे जिस पार्टी का भी कार्यक्रम हो, अगर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो मैं वहां पहुंचता जरूर हूँ। इनके प्रतिनिधियों की दखल के चलते जनता का काम नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि आप मिलते नहीं थे, आपके प्रतिनिधि मिलते थे, जैसे आपके मतलब डायरेक्ट लोग नहीं मिल पाते थे। हमसे मिलना इतना सरल और इतना आसान है कि 10 साल का लड़का भी सड़क पे रोक के अपनी शिकायत कर देता है, और 80 साल का बूढ़ा भी हाथ पकड़ के और डांट के अपनी बात कह देते हैं। और सुबह पूरे 5 साल के कार्यकाल में मैं शायद ही 10 बार लखनऊ गया हूँ, वरना पूरा समय मैंने जनता को दिया है। मैं सुबह 8:30 बजे से अपने ऑफिस में बैठ के 1 बजे तक जनता का काम करता हूँ। उसके बाद फिर 2 बजे से मैं नगर पालिका में बैठ के 6-7 बजे तक जनता का काम करता हूँ। तो जनता को सुलभ और आसान मिलने वाला, क्योंकि जनता का हर काम नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। चाहे वो आप सफाई ले लीजिए, चाहे घरों में शादी ब्याह का काम ले लीजिए, चाहे आप पेयजल की व्यवस्था ले लीजिए, चाहे लाइट की व्यवस्था ले लीजिए, चाहे आधार कार्ड बनाने का काम हो। कोरोना काल में दानवीर ही नहीं, शवों को कंधा देने वाले भी बने। नगर के अस्पतालों को जाने नहीं दिया, अनशन पर भी बैठे। प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कोरोना काल से पहले आए और उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। क्या उस समय में आपने ऐसा कोई सराहनीय कार्य नहीं किया जो आज वो समाज में इतना प्रिय हो गए हैं? देखिए, समाज में हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से काम किया है। हम लोग भी अपने घरों से लंच हजार लंच पैकेट बनवा कर, और जो कुआना रेंज के पास जो इनका बना हुआ था केंद्र, वहां हम लोग लेके जाते थे। जो बाहर से बसें आती थी, उन सब सारे मुसाफिरों को हम लोग खाना देते थे, पानी देते थे, फल ले जाकर देते थे। सब ने अपने अपने तरह से काम किया। काम हम लोगों ने भी किया है, वो आप सोशल मीडिया पे अभी आप लोगों ने देखा होगा। कोरोना काल में जितनी मौतें हुई, आप एक भी बता दीजिए किसी भी लावारिस लाश का किसी ने अंतिम संस्कार कराया हो। और मैंने अपने मेरे बाप जब पिताजी जिंदा थे, उनके जमाने से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार होता आया है, और आज भी मैं उसका निर्वहन करता चला आ रहा हूँ। और कोरोना काल में जब हॉस्पिटल में अपने परिवार के लोग अपने घर के लाशों को छोड़कर चले जाते थे, तब सीएमओ साहब बताते थे कि भैया 2 लाश पड़ी हुई है, 3 लाश पड़ी हुई है। उस लाश को कोरोना काल में उठाकर हम लोग लेकर जाकर शमशानों पे उनका अंतिम संस्कार कराते थे। तो अपने अपने स्तर से हर आदमी, भाई वो दानवीर हैं, उन्होंने भी अपने स्तर से बंटवाया। ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया, काम उन्होंने भी किया। लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ता, एक धन के उसमें प्रभाव में वो उन्होंने अपना काम किया, लेकिन जनता के और किसी तरह का उनका कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है।
जब हम लोग आज नहीं मिल पाते हैं तो आम जनता उनसे क्या मिल पाएगी? उनको जीतने के बाद यहाँ रहना है कि लखनऊ रहना है, यही नहीं निश्चित है कि वो रहेंगे कहाँ, तो जनता उनसे मिलेगी क्या? और जनता को एक ऐसा चेयरमैन चाहिए जो 18 घंटे उनको उपलब्ध हो। पिछले नगर निकाय चुनाव में कुल विद्यमान मतों की संख्या थी 33,543, जिसमें से बसपा को 11,996 वोट मिले थे। इनके वोट का प्रतिशत रहा 18.76% और कुल मतदान प्रतिशत रहा 54.23%। अब डालते हैं नजर भाजपा के प्रत्याशी पर, जो समाज सेवी और दानवीर के नाम से जनता के बीच प्रसिद्ध हैं। जानते हैं ये जनता के सवालों पर क्या जवाब देते हैं। इनका कहना है कांग्रेस से सीधी टक्कर, बसपा सपा लड़ाई में ही नहीं। पक्ष के किस प्रत्याशी को आप अपना जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी? मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कांग्रेस का प्रत्याशी है, कांग्रेस से ही मेरी लड़ाई रहेगी। जातीय समीकरण से मतलब नहीं, एक परिवार है भाजपा। कि जैसा कि यहाँ जातीय समीकरण देखा गया, हिंदू मुस्लिम क्षत्रिय, ये मतलब ये जनता की बात मैं आपसे करना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि हाँ भाजपा से अगर किसी मतलब ब्राह्मण या क्षत्रिय को वोट मिलता है तो यहाँ की सीट भाजपा नहीं निकाल पाती है। यहाँ से क्षत्रिय 2 बार क्षत्रिय चेयरमैन रहा है, एक बार कुसुम चौहान जी नहीं है, तो ये कहने की बात है, उन लोगों को जानकारी नहीं है कि कौन जीता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय बेस का सब्जेक्ट इन्हें, बीजेपी एक परिवार है, वो पूरे समाज को लेकर चलता है। जात पात का होता तो आज जिस प्रकार हम पूरे भारत में हैं या पूरे प्रदेश में हैं तो फिर होता ही नहीं। ये विपक्ष का काम रहता है जात पात में बांटने का, क्योंकि उनकी तो टूटती है कि वो एक जात को लेके चल रहे हैं, बाकी हम लोग परिवार हैं तो इनमें विघन डाल दो, इनको बांट दिया जाए। तो उनके बांटने से कुछ नहीं होगा। वो 19 भी देखे हैं, 14 भी देखे हैं, 22 भी देखे हैं, 17 भी देखे हैं, और 24 भी देखेंगे, क्या रिकॉर्ड टूटेगा। आपको लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय आपके साथ है? नहीं, क्यों नहीं, 20% मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है, वोट दे रहे हैं और देंगे भी, क्योंकि हम तो हर काम उनको भी कर रहे हैं ना। उनको कोई बाहर थोड़ा निकाल के कोई योजना, चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, तो 20% तो हमको दे ही रहे हैं वोट। इन्होंने नगर पालिका का नवीन कार्यालय बनवाने का भी वादा किया है। ये नगर पालिका जो ऑफिस मतलब कार्यालय बना है वो राजा साहब की धरोहर में बना है, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ मेरी समझ से। 3 साल के कार्यकाल में जावेद सपा का रहा कब्जा, उसके बाद बसपा रही, उससे पहले बीजेपी ने परचम लहराया। तो क्या आपको लगता है कि आपके आने के बाद क्या उसका भी कुछ रुझान आपकी तरफ है कि उसमें कोई परिवर्तन आएगा? नगर पालिका कार्यालय भी नया भवन बनेगा और अच्छा भवन बनेगा, एक बैठका अच्छा बनेगा, एक कम्युनिटी सेंटर बनेगा, एक बारात घर बनेगा, जिसमें गरीब लड़कियों मात्र 11,000 सहयोग से उनको संपूर्ण सुविधाएं उसमें मिलेंगी। खाली उनको परिवार के साथ आके खाली शादी करना रहेगा बस। कोरोना व बाढ़ में समाज के लिए रहा सराहनीय कार्य। एनओसी न मिलना राजनीति में प्रवेश की वजह। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था? राजनीति में आने का उद्देश्य सिर्फ यही रहा कि काफी समय से नगर में हमने सामाजिक सेवाएं की। पिछले 2 साल से हमने उनसे कई चीजें मांगी। हमने एक पार्क बनाने कहा, 4 चौराहों को हमने उनको आवेदन किया। 2 साल पहले हमने उनको लिखा, उन्होंने एक एनओसी तक नहीं दिया। बलरामपुर स्टेडियम में हमने मांगा, 2 साल हो गया लगाने के लिए, उन्होंने नहीं दिया। तो वो इसलिए नहीं दे रहे थे कि यहाँ डेवलपमेंट हो, और बाकी काम कराने की बात है तो शहर में आप यहाँ पे हैं, आप देख लीजिए, ये बलरामपुर शहर एक कस्बा दिखता है, ना कि नगर पालिका आदर्श दिखता है। पिछले नगर निकाय चुनाव में कुल विद्यमान मतों की संख्या थी 33,543, जिसमें से भाजपा को 9,605 वोट मिले थे। इनके वोट का प्रतिशत रहा 15.02% और कुल मतदान प्रतिशत रहा 54.23%। सुनते हैं 17 साल तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहने वाले परिवार के सपा प्रत्याशी इशरत जमाल को और उनके समर्थकों को। जानते हैं ये जनता के सवालों पर क्या जवाब देती हैं। 17 वर्षों का कार्यकाल पिछले चुनाव में जनता के बीच खुद को साबित करने में नाकाम। जैसा कि पिछले सालों में 3 बार चेयरमैन रहे, आपके कार्यकाल में करीब आपने 2.5 साल कार्य किया, तो उस कार्यकाल से जनता तो बहुत खुश थी, लेकिन पिछले 1 साल आपका ये सीट जीत नहीं हासिल कर पाई। ये इसकी कोई खास वजह? असल में ना ये जो था कि लोगों के अंदर ये था कि एक बदलाव देख लें, एक बदलाव देख लें, तो लोगों ने बदलाव किया। हाँ, हालांकि हमसे कोई नाराजगी नहीं थी लोगों के अंदर में,
ये सिर्फ माहौल भी उस टाइम भी अच्छा बना हुआ था, लेकिन ये तो आजकल जो इलेक्शन का ये आ गया है कि नोट और वोट का वाला वही हो गया था थोड़ा, इसीलिए अब लोगों ने देख लिया, अब लोगों ने फैसला कर लिया कि अब हम किसी के बहकाने में नहीं जाएंगे, ना नोट पे जाएंगे, हमको वोट सोच समझ के देना है, जो काम किया है, जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। मरहूम जावेद हसन जैसा समर्थन परिवार को नहीं मिल रहा। हमारे पति ने भी पूरे शहर को संवार के रखा था। इस नगर पालिका तो एक नरक पालिका बन गया था। हमारे चेयरमैन साहब ने ही इसको संवारा बनाया, जो कि लोग याद करते हैं। अब उसी लाइन पर हम भी चल रहे हैं, चलेंगे और चलते रहेंगे। आपके पुराने साथियों के बीच आपसी टकराव से जनता के बीच पैठ कमजोर। आपके समुदाय से 3 प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है इस वोट में कुछ ज्यादा अंतर आएगा जीतने में? नहीं, लोगों के अंदर ये है कि भाई जो काम किया है उसी को करेंगे। ये लोग तो वोट काटने वाले हैं, ये लोग तो सिर्फ वोट को बर्बाद करना जानते हैं। जो जीत रहा है, जो काम किया है उसको जिताइए आप। और लोगों के अंदर है ये बात कि नहीं, हमारे समुदाय के लोग ने कहते हैं कि नहीं, जो काम किया है हम यही देखेंगे। हमको तो शहर का विकास के लिए चाहिए, न कि कोई ये पार्टी का है नहीं चुनाव, कोई MLMP है नहीं। हमको तो अपने शहर का व्यक्तिगत ये चुनाव है। हमारे परिवार से सब हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा आना जाना, हम लोग हर त्योहार भी मनाते हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं। चूना पानी सलाम था नारा, जनता आज भी करती है काम की तारीफ। चूना पानी सलाम ये जावेद हसन का नारा था। मतलब उनसे जुड़े हुए कोई भी काम रहता था, कभी किसी को उनके दरवाजे से वो नाराज होकर नहीं आया। लेकिन हमारे मौजूदा सभासद चेयरमैन जी जो हैं निवर्तमान, उनके दरवाजे पे जाने पे हमेशा लोगों को नाखुश ही होना पड़ा है, क्योंकि वो मिलते ही नहीं थे, उनके प्रतिनिधि मिलते थे। एक तो स्वयं वो चेयरमैन प्रतिनिधि, उसके बाद उनके भी कई प्रतिनिधि, तो बातें उन तक पहुंचने ही नहीं पाती थी और रास्ते में रह जाती थी। एकता के प्रतीक माने जाते थे मरहूम जावेद हसन, जनता के बीच रहती थी उपलब्धता। क्योंकि लोगों ने हमारा भी कार्यकाल देखा है, हमारे चेयरमैन साहब का भी, लोग वो आज भी याद करते हैं उसको, कि इसी को देखते हुए हमारे परिवार में हमारे किसी कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी काम होता है, हम ये नहीं जानते हैं कि कौन मुस्लिम है या हिंदू है। हमको अपना फर्ज निभाना है, हमको अपना काम करना है। इसी यही हमारा उद्देश्य है कि अपने एक हमारे शहर को अपना संवार के बना के रखें, साफ सुथरा रखें, शहर के विकास के लिए हम काम करें, न कि सिर्फ अपने लिए सोचें। पिछले नगर निकाय चुनाव में कुल विद्यमान मतों की संख्या थी 33,543, जिसमें से सपा को 8,497 वोट मिले थे। इनके वोट का प्रतिशत रहा 13.29% और कुल मतदान प्रतिशत रहा 54.23%। अब सुनते हैं भारत के प्रथम राजनीतिक दल कांग्रेस के प्रत्याशी के पति राशिद अजीज रानू की राय। जानते हैं यह बलरामपुर नगर का विकास कैसे करना चाहते हैं और जनता के सवालों पर इनका क्या रुख है। भारत के प्रथम राजनीतिक दल की नगर निकाय बलरामपुर में जमीन कमजोर। भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी शबाना जी के द्वारा नामांकन किया गया है। वो और हम लगातार जनता के बीच में पिछले 7 महीनों में बने रहे। बहुत छोटे छोटे मुद्दों को लेके घोषणा पत्र तैयार किया। आप लोगों को लगातार 7 महीने में मैं मिलता रहा, बताता रहा। दोनों लोगों का उसमें अच्छा रोल था, क्योंकि आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसे लेडीज टॉयलेट या सफाई हेल्पलाइन नंबर, ये सब आइडिया मेरी वाइफ का था, जो महिलाओं से बहुत ज़्यादा जुड़ी होने के कारण उनको बताती रहती थी कि इसे हम लोगों के पास भी कोई एक अधिकार हो या हथियार हो जिसमें मैं फ़ोन करूँ, मेरी भी सुनवाई ऑफिस में हो जाए। हम लोग अगर चेयरमैन के दरवाजे पे नहीं जा सकते हैं, घर में पर्दानशी हैं या बहू बेट मतलब हैं जो ससुर से पर्दा करती हैं, हम लोग नहीं निकल सकते हैं, तो अगर हेल्पलाइन नंबर होगा, हम कूड़े की समस्या, पानी की समस्या, जल भराव की समस्या, नाली साफ ना होने की समस्या में हम लोग डायरेक्ट जैसे कस्टमर केयर पे तमाम कस्टमर केयरों पे बात करते हैं, ऐसे उस पर भी करके अपनी समस्या हम करा सकें और नोट करा सकें और समाधान पा सकें।
ये मुझे बहुत पसंद आया, मैंने अपने घोषणा पत्र में भी रखा, लगातार वो भी बताती रही। पिछले चुनाव में जमानत भी बचाने में रही नाकाम। बैनर में घोषणा पत्र छपवाकर प्रचार प्रसार का निकाला नायाब तरीका। एक नायाब तरीका इनका ये रहा कि इन्होंने अपने बैनर पर घोषणा पत्र लिखवा दिया। नगर पालिका का चुनाव, जैसे आपने कहा, एक नायाब, मेरा मानना है कि नगर पालिका का चुनाव मुद्दा विहीन नहीं होना चाहिए, मुद्दे के ही साथ होना चाहिए। मेरा पहला चुनाव था, जनता के सामने मुझे जाना था। इससे पहले मैंने समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से जो भी मुझसे हो सका, चाहे वो कोरोना काल में हो या फ्लड में हो, मैं समय समय पे अपनी भूमिका निभाता रहा। अब नगर पालिका अध्यक्ष पद का उम्मीदवार, तो जनता के सामने जाना था। अब जनता के सामने मैंने घोषणा पत्र के माध्यम से जाना उचित समझा कि जनता को ये पता होना चाहिए कि वो जिसको चुनने जा रही है वो सोचता कैसे है, बोलता कैसे है, करेगा क्या। तो मैं जनता के बीच में घोषणा पत्र के माध्यम से गया। लोगों के बीच जनसंपर्क अच्छा, विकास हेतु साफ विजन। कि आप तीनों लोगों ने सत्ता का सुख इस नगर पालिका में लिया है। अब मुद्दे वही हैं कि लेडीज टॉयलेट नहीं बना, व्यापक भ्रष्टाचार जो सीधे जनता से जुड़ा है, जैसे दाखिल खारिज, परिवार रजिस्टर और जन्म प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, ये आप लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया। तो जब उसको ऑनलाइन नहीं किया तो आप तीनों लोग जनता से टूट चुके हैं। आपने भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीसीटीवी वॉइस रिकॉर्डर का माध्यम से आपने उसको नहीं रोकने की कोशिश की, भ्रष्टाचार नहीं रोकने की कोशिश की। इसके लिए आप जनता से हट चुके हैं, कट चुके हैं। अब किसी भी तरीके से तीन के तीनों प्रत्याशी जनता के बीच में जाके और 10-15 दिन में अपने आप को ये प्रूफ कर देंगे कि हम पॉलिटिकल रूप में नगर पालिका बलरामपुर के लिए कुछ विजन रखे हैं, सोच रखे हैं, जो एकाएक हम लोगों को याद आया है। अभी 10 दिन बचा है ना चुनाव में, तब मुझे याद आ गया है, मैं आ गया हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ये बहुत जिम्मेदार पद है, बहुत छोटा छोटा मुद्दों का पद है, बहुत छोटे छोटे रिक्वायरमेंट है शहर के छोटे छोटे लोगों की, उनका उस जरूरतों को देखने के लिए बहुत लेबोरियस और बहुत मेहनती आदमी की इस नगर पालिका को जरूरत है, क्योंकि काम बहुत है और समय सिर्फ 5 साल। पिछले नगर निकाय चुनाव में कुल विद्यमान मतों की संख्या थी 33,543, जिसमें से कांग्रेस को 1,127 वोट मिले थे। इनके वोट का प्रतिशत रहा 1.76% और इनका जमानत भी जब्त हो गया था और कुल मतदान प्रतिशत रहा 54.23%। तो हमारे इस चुनावी विश्लेषण से आपको ये तो पता लग गया होगा कि आपका वोट कितना बहुमूल्य है। आपके मत पर निर्भर करता है कि बलरामपुर का रुका हुआ विकास फिर से चलने लगेगा या वहीं थमा रहेगा, क्योंकि बलरामपुर आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर है और इसको आदर्श बनाने के लिए आपका वोट ही एक ऐसा साधन है जिससे बलरामपुर का विकास, समस्याएं और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने वाले लोगों को उनका हक मिल सके। तो इस नगर निकाय चुनाव में ये थी हमारी स्पेशल पेशकश निगरी निकाय। आप भी अपनी राय आपको कमेंट में दे सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अपने परिवार, अपने दोस्तों के बीच हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी कर सकते हैं।